कथा रहस्यपूर्ण होती जा रही है मित्रों। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं और कथा को शेयर जरूर करिएगा मित्रों। आज शांति और अंबा का राज्याभिषेक होना था। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया गया था। सारे आमंत्रित राजा और राजकुमार अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। दो बड़े सोने के पात्र सिंहासन के सामने रखे थे और 7 नदियों से आए जल को कलशों में रखा गया था। गाय का दूध, चंदन का सुगंधित लेप, सुगंधित गुलाब अलग अलग पात्रों में रखा था। नए रेशमी वस्त्र, सबसे उत्तम धातु से बनी तलवारें और 2 विशेष कटार, सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से सभा में सजा के रखा गया था। 7 ऋषि और कुल गुरु अपने उच्च स्थानों पर बैठे हुए थे। महाराज दानु अपनी महारानी के साथ अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी जोर से दुंदुभी यानी बड़ा ढोल बजने की आवाज के साथ ही उद्घोषक ने दोनों राजकुमारियों के आने की घोषणा की। सभी लोग राजसभा के द्वार की तरफ देखने लगे। दासियों से घिरी शांति और अंबा द्वार पर आकर रुकी और सामने बैठे अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। महाराज दानु ने उन दोनों को सभा में आने की आज्ञा दी। दोनों राजकुमारियों ने सभा में आकर सभी को प्रणाम किया। महाराज दानु के कुल गुरु अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, आज मैं सोनापुर राज्य का कुलगुरु अत्रेय आप सबका स्वागत करता हूं। आज महाराज दानु की पुत्रियों शांति और अंबा का राज्याभिषेक है। राजकुमारी शांति का महारानी के पद पर और राजकुमारी अंबा का प्रधानमंत्री और इस राज्य के महासेनापति के पद पर। आप सब उपस्थित लोगों से मेरा यह निवेदन है कि दोनों राजकुमारियों को आशीर्वाद दें और इस पद पर उनके अभिषेक को स्वीकार करें। यदि किसी भी उपस्थित व्यक्ति को इन दोनों की वीरता, बुद्धिमानी या क्षमता पर संदेह है तो वह अभी इसी समय इन्हें चुनौती दे सकता है, अन्यथा यह माना जाएगा कि आप सब सहृदय से इन्हें इन पदों पर स्वीकार करते हैं। वहां बैठे राजा पहले ही अंबा की वीरता देख चुके थे और सब जानते थे कि जब इतनी शांत और सुकुमारी अंबा में इतना पराक्रम है तो शांति में कितनी शक्ति होगी, जिसके मुखमंडल पर हर समय वीरता और पराक्रम की आभा रहती है। उसके नेत्रों में केवल दृढ़ता और स्वामित्व दिखता था। भय तो उसके आसपास भी नहीं होता था। कोई भी व्यक्ति शांति की तरफ 2 पल से अधिक एक टक नहीं देख पाता था। ऐसा था शांति का आभा मंडल। वहां बैठे किसी ने भी उन दोनों को चुनौती नहीं दी। कुलगुरु ने मुस्कुराते हुए दोनों राजकुमारियों को सिंहासन के पास आने की आज्ञा दी। दोनों सभागार को पार करते हुए सिंहासन की तरफ बढ़ रही थी। तभी सबसे आखिर में बैठे राजा अजय की दृष्टि अंबा से मिली और एक ही पल में दोनों को पिछली रात्रि की सारी बातें याद आने लगी। अजय की आंखों का रंग बदलने लगा तो अंबा ने उस पर से अपनी दृष्टि हटा ली। अगर राज्यसभा में अजय के अंदर के तेजस ने उस पर नियंत्रण कर लिया तो बड़ी विकट परिस्थिति बन जाएगी। अंबा ने अपना मानसिक संबंध तेजस से बनाते हुए उसे रोका। तेजस, यह समय तुम्हारे बाहर आने का नहीं है। नियंत्रण करो। आज मेरी बहन का राज तिलक है, मैं उसमें कोई भी विघ्न नहीं चाहती। नियंत्रित करो खुद को। पर तेजस भी कम कपटी नहीं था। उसे अजय ने सजा दी थी कि जब तक अंबा उसे नहीं बुलाएगी वह बाहर नहीं आएगा। वो चाहता तो अजय पर नियंत्रण कर सकता था, किंतु ये नियम का उल्लंघन होता। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा और उन दोनों में से किसी एक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए तेजस ने यह दंड स्वीकार कर लिया था। वो जानता था कि अंबा उसे पसंद करती है और वो उसे मना के इस दंड से बच जाएगा। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, प्रिय अंबा, मैं स्वयं पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा, किंतु तुम्हें मुझे अजय के इष्ट कष्टदायक दंड से बचाना होगा।
दंड? कैसा दंड? अम्बा ने आंखों के किनारे से अजय की तरफ देखा, जो बस उसे ही घूर के देखे जा रहा था, क्योंकि इस समय तेजस उसके शरीर से अम्बा से बात कर रहा था। हाँ राजकुमारी, अजय ने मुझे अपने शरीर में बंदी बना दिया है। कल रात्रि के बाद से मुझे एक बार भी बाहर नहीं आने दिया, ना शिकार पर जाने दिया, ना ही दौड़ के लिए। मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचाइए। अम्बा ने अचंभित होते हुए क्रोध में कहा, यह तो अन्याय है, परंतु क्यों? और मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूं? वो मैं आपको अजय से अधिक प्रिय हूं ना, इसलिए वो ईर्ष्यावश मुझे दंड दे रहा है। बड़ा ही दयालु है ये। आपने कल रात्रि मुझे स्नेह से छुआ और मेरा मुख चूमा, तब से ये ईर्ष्या की अग्नि में जलकर मुझ निर्बल पर अपना क्रोध निकाल रहा है। अजय इस समय कुछ नहीं कर सकता था, वो बस गुर्रा रहा था। पर तेजस को उसकी तनिक भी चिंता नहीं थी। वो बस अम्बा का साथ चाहता था, इसलिए स्वयं को अम्बा के सामने निर्बल दिखा रहा था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, राजकुमारी, अगर आप मुझे हृदय से बुलाएंगी तो मैं इस बंधन से स्वतंत्र हो जाऊंगा। मुझे बचाइए राजकुमारी। अम्बा ने घातक दृष्टि से अजय की तरफ देखा, फिर तेजस से बोली, तेजस, राज्याभिषेक होते ही मैं तुम्हें इस बंधन से स्वतंत्र करूंगी और फिर हम दोनों जंगल में विहार के लिए जाएंगे। मैंने एक अति उत्तम स्थान सोचा है, हम वहां पर क्रीड़ाएं करेंगे। तुम तनिक चिंता ना करो। राजकुमार अजय को आपको बंदी बनाने का दंड हम अवश्य देंगे। अम्बा की बात सुनते ही तेजस अपने दांत निकालकर हंस दिया। अम्बा ने उससे अपना मानसिक संबंध तोड़ा और फिर से कुलगुरु की बातों पर अपना ध्यान लगा दिया। अजय ने तेजस से स्वयं को जोड़ा और बोला, कपटी, मैंने ईर्ष्यावश तुझे दंड दिया है। अरे झूठे, हम दोनों एक ही हैं। हमारे शरीर का स्वरूप बदलता है, शरीर नहीं। वह तुझे छूती है, अर्थात मुझे छूती है। मैं क्यों तुझसे ईर्ष्या करूंगा? क्यों मनगढ़ंत कथाएं सुनाता है उसे? तेजस मुस्कुराता हुआ बोला, शरीर के स्वरूप बदलते ही हमारी आत्माएं भी तो बदल जाती हैं ना अजय। हाँ, सत्य है कि हम अलग नहीं हैं, पर जो तुम मानव शरीर और मानव आत्मा के साथ अनुभव यानी महसूस करते हो, उसे मैं सिर्फ शरीर से महसूस करता हूं। और इसका ठीक विपरीत तुम्हारे साथ भी होता है। और वैसे भी ईर्ष्या तो स्वयं से भी तो हो सकती है। अम्बा मेरे रूप के साथ अधिक सहज होती है और मानव रूप में वह तुमसे बात करने तक में संकोच करती है। उसे संकोच नहीं, लज्जा कहते हैं मूर्ख। अरे मूढ़ बुद्धि, वो प्रेमवश लज्जाती है मुझसे बात करने में, मेरे समीप आने में। और तेरे साथ वो एक मित्र सा व्यवहार करती है, और तू उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो तेजस, तेरे उतावलेपन में किए गए व्यवहार से वो इतनी क्षुब्ध हो जाए कि हम दोनों से ही संबंध तोड़ दे। तेजस शांत हो गया, फिर कुछ विचार करता हुआ बोला, तुम सत्य कह रहे हो अजय। मैं अपनी संगनी के प्रेम में कुछ अधिक ही व्याकुल हो गया था। भूल गया था कि मेरी संगनी अम्बा से ही जुड़ेगी। यदि उसकी मानव आत्मा मुझसे शुद्ध रहेगी तो वह भी मुझे पूरी तरह स्वीकार न कर सकेगी और विश्वासघात जैसा पाप भी लगेगा मुझे। उचित है अजय, मैं भी अम्बा का सच्चा मित्र ही बनूंगा। उसे इतना सुख दूंगा कि वो हम दोनों को पूरी प्रसन्नता से स्वीकार करेगी। इतना कह के तेजस शांत हो गया और अजय सामने उन बड़े पात्रों में बैठी शांति और अम्बा को देखने लगा, जिनका शुद्धिकरण संस्कार प्रारंभ हो रहा था। शांति अपने लाल वस्त्रों में उस पात्र में अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़कर बैठी थी। उसका राजकुमारी की पदवी को दर्शाता मुकुट अब उसके सर से हटा दिया गया था और उसके ऊपर उन सोने के कलश से गिरती 7 नदियों से लाए जल की धारा। हर कलश की धार के समाप्त होने पर उसे वो हल्दी, चंदन और केसर का लेप लगाया जाता
और फिर दूध और जल से स्नान कराया जाता। ऋषियों और कुलगुरु के मंत्रों के साथ साथ जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, शांति का शरीर सोने की तरह दमकता जा रहा था। सब उसकी चमक देख रहे थे और सब आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अंबा जानती थी और मुस्कुरा रही थी। वास्तव में शांति और अंबा दोनों के शरीर पर उनकी भावनाओं का असर पड़ता था। शांति ने राज्य पर शासन करने का एकमात्र ध्येय तय कर रखा था। अपने लिए विवाह, प्रेम, इन सब का स्थान राज्य के बाद आता था और पुरुष की आवश्यकता उसे सिर्फ इस मानव शरीर की क्षुधा शांत करने के लिए थी, जिसे शांत करने के लिए उसने तप और अन्य द्रव पदार्थों का सहारा ले रखा था। उसे विवाह केवल इस राज्य को एक महाराज देने और संतान उत्पत्ति के लिए करना था। आज शांति के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय पूरा हो रहा था। आज वो सच में बहुत प्रसन्न थी, किंतु अपनी प्रसन्नता को दिखाना शांति को नहीं आता था। वह सिर्फ क्रोध ही व्यक्त कर पाती थी। प्रेम कभी उसने अपने शब्दों से व्यक्त ही नहीं किया था। अब अपने कार्यों से ही वह उस प्रेम और वात्सल्य को व्यक्त कर पाती थी। इसलिए उसकी प्रसन्नता उसके शरीर से व्यक्त हो रही थी, उस चमक के रूप में। शांति का शुद्धिकरण पूरा हुआ तो वह अपने कक्ष में राज तिलक के लिए तैयार होने चली गई और इसके बाद अंबा का शुद्धिकरण प्रारंभ हुआ। उस पर भी वही प्रक्रिया दोहराई गई। आए हुए 7 नदियों के कलश के जल से, दूध से और उस लेप से उसके शरीर को भी शुद्ध किया जा रहा था। अंबा के श्वेत वस्त्रों के दूध और जल से भीगते ही अजय की सांसों की गति बढ़ने लगी। अंबा के होठों पर गिरी गुलाब की पंखुड़ियों को वह अपने होठों से हटाना चाहता था। उसके ऊपर लगने वाले उस लेप को वह खुद लगाना चाहता था। जो दासियां अंबा के शरीर पर उस लेप को लगा रही थी और फिर उसे साफ भी कर रही थी। अजय उसे खा जाने वाली दृष्टि से घूर रहा था। अंबा उसकी थी, उसके मन का हर कोना अजय के लिए था। उसके शरीर के हर अंग पर केवल अजय का अधिकार था। उसे स्पर्श करने का अधिकार भी केवल अजय का था। परंतु हे विधाता, ये समाज और संसार के नियम और व्यवस्था, वह अंबा को छू तक नहीं सका। अजय की व्यवस्था देख के तेजस अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, अब क्यों विधाता को कोस रहे हो मित्र? अगर तुमने कल रात्रि ही अंबा को अपना बना लिया होता और मुझे उसे चिन्हित करने दिया होता तो आज यूं विवशता की अग्नि में ना जल रहे होते। अब कहो, अपने इन तीव्र सांसों और तुम्हारे इस मानव शरीर में जगी काम क्षुधा को कैसे शांत करोगे? अजय उत्तर देता भी, सत्य ही तो कह रहा था तेजस, अब वो क्या करे? जो काम अग्नि इस समय अंबा को अपने सामने इस रूप में देखकर जगी थी, उसे शांत करना असंभव था। अंबा के शरीर से आती हुई इस लेप की सुगंध से अजय मद उन्नत हो रहा था। जब अजय स्वयं को नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं सुझा तो उसने अपने कमर पर कसी कटार पर अपनी हथेली रखकर जोर से दबाया। उस कटार से उसका हथेली पर घाव हो गया, जिसकी पीड़ा से अजय स्वयं पर नियंत्रित कर सका। तेजस ने अपना माथा पीट लिया और अंदर से गुर्राता हुआ बोला, कामांध मानव! शांति और अंबा का उनके पदों पर अभिषेक हो गया और दोनों अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए और अब बारी थी सभी की उन दोनों को उपहार देने की। महाराज और महारानी के बाद अंबा शांति के सामने घुटने पर बैठ के उसके सामने अपना सिर झुका के बोली, मैं अंबा अपनी बहन शांति को अपनी महारानी स्वीकार करती हूं और जैसे कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अभय के राज्य को सोनापुर राज्य के अधीन कर आपको उपहार स्वरूप दूंगी, किंतु उस उपहार में अभी 1 सप्ताह है। इसलिए हमारे कुलगुरु के पास के सबसे प्राचीन स्वर्ण मृग की यह कस्तूरी और उसका चर्म आपको समर्पित करती हूं। कहते हुए अंबा ने संकेत किया तो एक दासी एक सोने की थाली में वह कस्तूरी और चर्म लेकर आ गई
और शांति ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। एक एक करके सबने उन दोनों को उपहार दिए और उसके बाद राज तिलक पूरा हुआ। अम्बा तेजस से मानसिक संबंध स्थापित करके अजय के कक्ष में आई तो उसे अजय कहीं भी दिखाई नहीं दिया, किंतु जैसे ही वो अंदर उसे ढूंढते हुए आई, पास ही छुपे हुए अजय ने उसे पीछे से अपनी बलिष्ठ भुजाओं में बांधते हुए कहा, साम्राज्ञी अम्बा, आपका स्वागत है। अम्बा लजाते हुए बोली, अजय, मैं इस राज्य की प्रधानमंत्री हूं, साम्राज्ञी नहीं। अजय ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आप भावी साम्राज्ञी हैं अमरावती की, और मेरे हृदय की स्वामिनी तो आप प्रथम दृष्टि से हैं। कहते हुए उसने अम्बा को अपने शयन कक्ष की सैया पर लिटा दिया और उसके मुख पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए बोला, अम्बे, तुम केवल मेरी हो, मेरी प्रिया, मेरी स्वामिनी, मेरी संगिनी। तुम्हें कोई और स्पर्श करता है तो हृदय उसका रक्त पीने का करता है। अम्बा ने अजय का हाथ अपने हाथों से पकड़ा और जैसे उसे चूमने के लिए होठों तक लाई तो देखा कि उसके हाथ पर बड़ा सा घाव है। उसने चिंतित होते हुए पूछा, यह घाव कैसे लगा? किसी से कोई विवाद हुआ है क्या? वह घाव देखकर अजय को भी राज्यसभा का वह दृश्य याद आ गया और उसने अम्बा के प्रश्न का उत्तर दिए बिना उसके होठों पर अपने होठ को रख दिया। अम्बा कुछ समझती इससे पहले ही अजय उस चुंबन के वशीभूत हुआ जा रहा था। उसके प्रेम और काम की तीव्रता, उसके चुंबन की तीव्रता से अम्बा अभिभूत कर पा रही थी, जैसे आज अजय के हृदय का बांध टूट गया हो और वो उसके पूरे शरीर को अपने चुंबनों से आच्छादित कर देना चाहता था। उसके हाथ आज अपनी मर्यादा भूल रहे थे, किंतु समस्या यह थी कि वह अजय को रोक नहीं पा रही थी। यह कह सकते हैं कि अम्बा का हृदय भी वही चाहता था जो अजय का हृदय। अजय ने अम्बा की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अम्बे प्रिय, तुम सिर्फ मेरी हो और आज मैं हमारे बंधन को सदा सदा के लिए अमर और प्रगाढ़ करना चाहता हूं। स्वीकार करो मेरे प्रेम को, स्वीकार करो मुझे अम्बा, अब और विछोह सहा नहीं जाता। स्वीकार करो हमारे मिलन को। अम्बा ने अपनी शक्ति तेजस से संबंध जोड़ा और पूछा, तेजस, अजय को यह घाव कैसे लगा और राजकुमार इतने उन्मत्त क्यों हो रहे हैं? तेजस हंसता हुआ बोला, अजय आज राज्यसभा में आपको देखकर कामांध हो गया था। इतने वर्षों तक आपके ना मिलने से यह अपनी कामेच्छा दबाता रहा। अब आप इसके सामने हो तो सांसारिक नियमों से बंधा इसका मानव शरीर बार बार एक ही इच्छा करता है। इसी को नियंत्रित करने के लिए इसने राज्यसभा में अपने कटार से अपना हाथ काट लिया ताकि इसका आपसे मोह भंग हो। इतना कह के तेजस तो शांत हो गया और अम्बा का ध्यान अजय के हाथों पर गया, जो अम्बा को अपनी तरफ खींचने के प्रयास में फिर से रक्त रंजित हो गए थे। अम्बा ने अजय को रोका और उसके हाथ को देखने लगी। उसकी आंखों से अश्रु की एक बूंद गिर पड़ी अजय के घाव पर और क्षण भर में ही वो घाव ठीक हो गया। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी अम्बा, आपकी इन आंखों और अश्रुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घाव को इतनी शीघ्रता से ठीक कर दिया। कहते हुए उसने अम्बा की दोनों आंखों और उनसे निकले हुए आंसुओं को चूम लिया। अम्बा अजय के मन में अपने लिए इतना प्रेम देखकर प्रसन्न और व्याकुल दोनों हो रही थी। वो जानती थी कि उन दोनों का मिलन कठिन होगा, परंतु फिर भी वो अजय को अस्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो उसके मोह पाश में बंधती जा रही थी। अम्बा अजय के प्रेम और उसकी कामेच्छा के वशीभूत हो गई थी। अजय के हाथ उसके वस्त्रों की गांठों पर उन्हें खोलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी अम्बा बोल उठी, अजय, अभी मैं कोई निर्णय नहीं ले सकी हूं। मैं यहां तेजस को स्वतंत्र कराने आई हूं। अम्बा की बात सुनते ही अजय के हाथ जहां थे वहीं रुक गए और वो जड़वत अम्बा की तरफ देखने लगा।
मित्रों, ये कथा कैसी लग रही है कमेंट में जरूर लिखकर बताएं और कथा को शेयर जरूर करें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।